हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल रियल मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं अमरजीत तिवारी आज एक बार फिर से आपके सामने इंटीग्रेशन चैप्टर के साथ हाजिर हूँ। प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा कि इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन के साथ क्या रिलेशन है, और आपने इसी क्रम में 7.1 का सॉल्यूशन भी देखा। आज हम NCERT एक्सरसाइज के 7.2 पर पहुँचे हुए हैं और हम देखेंगे कि इस एक्सरसाइज में किस टाइप के सवाल हैं। तो उससे पहले हम बेसिक पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंटीग्रेशंस के जो मेथड होते हैं मेनली वो तीन ही टाइप के होते हैं। पहला है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकंड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है और इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होता है, हम इसके बारे में जानते हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का एक छोटा सा व्यू मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है और हम क्यों इसका उपयोग करते हैं, आइए आपको हम बताते हैं। सपोज कर लीजिए हमारे पास कोई एक ऐसा फंक्शन है इस टाइप का, वह फंक्शन भी है और उसका डेरिवेटिव भी हमारे पास उपलब्ध है। तो ऐसी इस कंडीशन में अगर हमको इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो इस स्थिति में यदि हम फाई एक्स को टी लेट कर लेते हैं, फाई एक्स इज इक्वल टू टी लेट कर लेते हैं, और प्रीवियस में जैसे मैंने कि आपको बताया है टी लेट करने के बाद फिर बोथ ऑफ द साइड्स का डेरिवेटिव निकालना होता है। तो आप इसको फाई डैश एक्स करेंगे और इसको डी टी बाई डी एक्स करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में आपको मिलता है डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई फाई डैश एक्स। तो देखिए आप यहाँ जब रखेंगे तो फाई एक्स की जगह पे आपको क्या रखना पड़ेगा, टी। तो आपने टी रखा और फाई डैश एक्स जो था उसको आपने ऐसे ही किया और डी एक्स के स्थान पे आपको रखना है डी टी अपॉन फाई डैश एक्स। तो फाई डैश एक्स से फाई डैश एक्स कैंसिल आउट, अब आपको क्या मिला, टी और डी टी। तो कहने का मतलब ये हुआ जब कोई इस प्रकार का फंक्शन दिया हो कि वह फंक्शन तो हो लेकिन इसके साथ ही उसका डेरिवेटिव भी उपलब्ध हो, तो ऐसी स्थिति में उस फंक्शन को ही टी लेट कर लेते हैं और जनरली इसी को हम सब्स्टिट्यूशन का नाम दे देते हैं। इससे प्रश्नों को करने में थोड़ी सी आसानी होती है और हम काफ़ी आसानी के साथ प्रश्नों को कर लेते हैं। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्या मतलब होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब होता है इसमें दो या दो से अधिक फलनों को गुणन फल के रूप में दे दिया जाता है। सपोज कर लीजिए जैसे ये आपका हो गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये अगर आप इसको करना चाहें तो इसको करने के लिए आपके पास दो तरीके उपलब्ध हैं। चाहे तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं या आप बाई पार्ट्स भी कर सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो कहने का मतलब जब दो या दो से अधिक फंक्शन का गुणा हो उस स्थिति में हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज़ लेते हैं। और इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस का क्या मतलब है, इसमें आपको रेशनल फंक्शंस मिलते हैं और फिर आप उन तरीक़ों का उपयोग करते हुए सवालों को करते हैं। तो आज हमारी एक्सरसाइज जो है वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इसको हम पहले एक आध दो एग्जांपल से समझेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। सपोज कर लीजिए कि मेरे पास एक फंक्शन है साइन ऑफ एम एक्स डी एक्स। अब आपको इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो आप
क्या करेंगे, आपको तो एक बात याद आएगी कि हमने तो एक फार्मूला सीखा था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस सी। आपने तो ये फार्मूला देखा था। तो इसी के तर्ज पर आप कहेंगे कि जब यहाँ साइन एक्स था तो यहाँ मैंने माइनस कॉस एक्स कर दिया था, और जब यहाँ साइन एम एक्स है तो इसका सल्यूशन मैं क्या कर दूँगा, माइनस कॉस एम एक्स प्लस सी, जो कि क्या है, पूर्णतया गलत है। इस बात की चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ। मैंने कहा था जब यक्स का कॉफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और हो जाए तो उस स्थिति में सब्स्टिट्यूशन का यूज़ कर लेना चाहिए। तो यहाँ अगर हम देखें इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स डी एक्स, अब मुझे यहाँ सबसे पहले सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए एम एक्स इज़ इक्वल टू टी, और सेकेंड स्टेप इसके बाद होना चाहिए दोनों पक्षों का अवकलन कर लेना चाहिए। दोनों पक्षों का जब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ से हमें एम मिलेगा और यहाँ से डी टी बाई डी एक्स मिलेगा। तो डी एक्स और डी टी में क्या रिलेशन निकल के आया, डी टी बाई एम। नेक्स्ट पेज पर देखिए हमें क्या मिला, हमारा फंक्शन था इंटीग्रेशन साइन एम एक्स डी एक्स, हमको यही करना था। हमने एम एक्स को टी लेट कर लिया था, अब ये फंक्शन हमारा किसका बन गया था, टी का। तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन भी टी के फॉर्म में आना चाहिए। तो डी एक्स इज़ इक्वल टू, जो रिलेशन हमें मिला है वो है डी टी बाई एम। तो डी एक्स के स्थान पे हम रखेंगे डी टी बाई एम को, डी टी बाई एम। अब यह एक अचर क्वांटिटी है तो इसको हमें बाहर निकाल लेना चाहिए। ये 1/m बाहर निकल आया और ये हमारे पास हो गया साइन टी डी टी, और इसका इंटीग्रेशन करना हमको प्रीवियस फार्मूले से आता है, साइन टी का माइनस कॉस टी, और जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था उसकी वैल्यू हम यहाँ अब पुट कर देंगे। 1/m माइनस यहाँ था तो हम माइनस बाहर लगा लेंगे और कॉस टी के स्थान पे हम एम एक्स रख देंगे और यहाँ एक सी भी जोड़ देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो सब्स्टिट्यूशन के बारे में आप जान चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग करने से सवालों में आसानी होती है। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज 7.2 की तरफ चलेंगे। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, टू एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप अगर ध्यान दें तो सबसे पहले यदि आप यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लेते हैं तो इस प्रश्न को करने में काफ़ी आसानी मिलेगी आपको। तो यहाँ पहला काम आप करिए, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब ये जब पहला काम आप कर लेते हैं तो दूसरा स्टेप इसका होता है दोनों पक्षों का अवकलन कर देना चाहिए, किसी भी चर के सापेक्ष, चाहे x के सापेक्ष चाहे t के सापेक्ष। तो चलिए हम x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं। तो यहाँ से हमको मिलेगा 2x और यहाँ से हमें मिलेगा dt बाई डी एक्स। तो यहाँ आपको dx और dt में क्या रिलेशन मिला, dx इक्वल टू dt बाई 2x। अब हम अपने सवाल में जो भी सब्स्टिट्यूशन किए थे उसको रखेंगे। ये रहा आपका 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने टी लेट किया था तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पे हम टी रखेंगे। अब हमारा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन भी डी टी मतलब टी के फॉर्म में आना चाहिए। तो dx और dt में क्या रिलेशन है वो यहाँ पहले से ही
लिखा हुआ है, यहाँ से आप उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए dt/2x। तो अगर अब आप ध्यान दें तो यहाँ 2x ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और ये बचा क्या आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, और यह एक फार्मूला बन गया 1/x dx इंटीग्रेशन log x होता है, उसी के आधार पे 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log t प्लस c। अब हम t की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 + x²। तो ये हमारा सॉल्यूशन हमारे सामने है, log 1 + x² + c, और ये हमारा फाइनल आंसर है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx का हमको इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने बताया था, अगर कोई फंक्शन आपको इस तरीके से दिया गया हो कि उसका डेरिवेटिव भी उसके साथ मौजूद हो, तो उस फंक्शन को टी लेट कर लेने में ही अच्छा होता है और सवाल हमारा आसानी से हल हो जाता है। तो यहाँ log x और 1/x में आपको शायद कोई रिलेशन दिख रहा हो, और यदि ना दिख रहा हो तो भी आप पहला काम यहाँ कीजिए, लेट log x = t। तो ये हमारा पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में हम दोनों ही पक्षों का अवकलन कर देते हैं। अब जब हम इसका अवकलन करेंगे तो log x का 1/x और इसका हो गया dt/dx। तो यहाँ से dx और dt में क्या रिलेशन देखने को मिलता है, यहाँ से हमें मिला dx = x × dt। अब हम अपने सवाल में यह सब्स्टिट्यूशन करेंगे। log x के स्थान पे हम t रखेंगे, log x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, t। तो ये बन गया हमारा t का होल स्क्वायर, और ये 1/x आप रहने दीजिए। लेकिन वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन जो हमारा dx था, अब वो क्या, वह dx रहेगा, dx नहीं रहेगा, और वह जो रिलेशन है हमारे सामने लिखा हुआ है, dx के स्थान पे x × dt आ जाएगा, x × dt। तो इस x से ये वाला x कैंसल आउट हो गया। तो आपको मिला क्या, आपके सामने जो सवाल बन गया अब वो ये है t² dt। तो ये तो वही वाला सवाल आपके सामने फिर से बन गया, x⁴n dx। तो क्या फार्मूला होता था, x⁴n+1 / n+1। तो यहाँ x के स्थान पे t है, तो क्या हो जाएगा, t⁴ 2+1 / 2+1 + c। अब t जो हम सब्स्टिट्यूट किए थे, पुनः उसकी वैल्यू यहाँ हम रख देंगे। तो t हमने माना था log x को, तो ये हो गया हमारा log x⁴ 2+1 = 3, और ये हो गया आपका 3, और ये आपका +c। तो यही है हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 1/x + x log x। इसको इंटीग्रेट करना है वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो आप सबसे पहले x को क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। तो ये हो गया आपका dx/x 1 + log x। अब क्या करेंगे आप, ध्यान दें, यदि
तो log x भी दिख रहा है और 1/x भी दिख रहा है। तो इस फंक्शन में जो हमारा फंक्शन है हमारे पास, इसमें फंक्शन और उसका डेरिवेटिव भी अवेलेबल है। तो यहाँ हम t लेट कर सकते हैं, सब्सटीट्यूशन का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो 1 + log x को यदि हम t लेट कर लेंगे तो शायद हमें आसानी होगी। तो हम देखते हैं, लेट 1 + log x = t। अब सेकेंड स्टेप है हमारा, दोनों ही पक्षों को हमें x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना चाहिए। तो 1 का 0 हो गया और log x का क्या हो गया, 1/x, और हमारे पास है t, तो इसका क्या हो गया, dt/dx। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे हम। तो 1/x = dt/dx। तो यहाँ से हमको क्या रिलेशन मिल गया, dx = x × dt। ये हमारा रिलेशन है dx और dt में। तो हमारा जो सवाल था, जो हमारा क्वेश्चन था, वो क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ dx x 1 + log x, ये हमारा क्वेश्चन था। और 1 + log x को हमने t लेट किया था, तो हम उसकी वैल्यू रखेंगे। अब dx के स्थान पे x × dt, सबसे पहले x × dt रख दिया, और ये x पहले से ही था। 1 + log x को हमने t लेट किया था, तो ये क्या बन गया, x का x कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्वेश्चन है 1/t dt। तो 1/t का क्या होता है, log t। तो आपको क्या मिला सॉल्यूशन, log t + c। लेकिन t की वैल्यू हमने जो सब्स्टिट्यूट किया था वो वैल्यू पुनः वापस कर देंगे इसको। तो हमें क्या मिल गया, log 1 + log x + c। ये हमारा है फाइनल सॉल्यूशन। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आप यहाँ देखें तो, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास sin x है। तो यहाँ पे फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव भी साथ में मौजूद है। अगर हम साइन और कॉस में देखें तो साइन और कॉस एक दूसरे के डेरिवेटिव भी हो जाते हैं, हालांकि साइन चेंज हो जाया करती है कभी कभी। तो यहाँ भी आप सब्स्टिट्यूशन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप cos x को t लेट कर लें तो शायद कुछ आसानी हो जाए सवाल में। तो चलिए हम लेट कर लेते हैं, लेट cos x = t। अब दूसरे स्टेप में दोनों ही पक्षों का हमको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में या t के रिस्पेक्ट में। चलिए हम x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। तो cos x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -sin x, और इसका हो जाएगा dt/dx। तो आपको क्या मिलने वाला है, dx और dt का क्या है रिलेशन, dx = -dt/sin x। ये है dx और dt का रिलेशन। अब देखिए सवाल में क्या होगा, आपने cos x को क्या लेट किया था, t, तो cos x के स्थान पे t रखिए। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन dx को चेंज कर दीजिए dt के पदों में, तो ये हो जाएगा -sin x। इस sin x से ये sin x कैंसिल हो गया और ये माइनस जो है बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया -sin t dt। तो sin t का -cos t होता है, -cos t इसका इंटीग्रेशन होता है +c। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया cos t और यहाँ +c। अब t की वैल्यू आप इसको वापस कर दीजिए। t आपने लेट किया था क्या, cos x को, तो ये हो गया आपका
कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, और यही आपका क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपके होमवर्क हैं, आप इनको करिए। हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो आपको यहाँ x एंड रूट ऑफ x प्लस 2 मिल रहा है। तो अब आपको यहाँ क्या करना चाहिए, आपको सोचना पड़ेगा एक बार। तो मेरे समझ में आ रहा है कि अगर मैं x प्लस 2 को टी स्क्वायर लेट कर लूँ तो शायद आसानी हो जाए। तो ये हमारा पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप में हमारा क्या होता है, दोनों ही पक्षों का हमको x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ता है। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर x का 1 हो जाएगा और इसका 0, और इसका हो गया 2t dt बाई dx। तो dx और dt का क्या रिलेशन बना, dx इक्वल टू 2t dt, ये आपका रहा रिलेशन। और आप वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूट कीजिए, लेकिन उससे पहले आप x की भी वैल्यू निकालिए। अब क्या करेंगे आपने तो x प्लस 2 को टी स्क्वायर लेट किया है, तो x की क्या वैल्यू होगी, x के स्थान पर आप रख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस, x के स्थान पे आप लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 2। तो चलिए रखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x के स्थान पर टी स्क्वायर माइनस 2 और x प्लस 2 के स्थान पे हमने क्या लेट किया था टी स्क्वायर, तो रूट ऑफ टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का जो रूट है, उसके बाद हमारा ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज हो रहा है। तो dx को हम dt के स्थान पे जब रखेंगे तो हमको मिलेगा 2t एंड dt। तो अब आप क्या करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 2 रूट ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी, एंड ये भी गुणा हो रहा है, गुणा कर लीजिए। अब क्या हो रहा है, ये हो गया 2t स्क्वायर, ये रहा आपका टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2t स्क्वायर dt। तो अगर आप करेंगे तो मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये हो गया 2t की पावर 4 माइनस 4t स्क्वायर और ये आपका dt। तो अलग अलग कर लीजिए दोनों के साथ इंटीग्रेशन को। तो ये हो गया 2t की पावर 4 dt माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt। तो फिर ये सिंपल फॉर्म में आपके सामने आ चुका है, आप इसको करना जानते भी हैं। तो अब आप करेंगे 2t की पावर 4 का t की पावर 5 अपॉन 5 और इसका माइनस 4t क्यूब अपॉन 3 एंड फाइनली c। तो t की वैल्यू क्या थी, आप उसको रखिए। d की वैल्यू थी रूट x प्लस 2। t की वैल्यू क्या थी, यहाँ से अगर आप देखें तो रूट में x प्लस 2, तो अब t के स्थान पे रूट x प्लस 2 आप रख दीजिए। ये हो गया आपका 2/5 रूट x प्लस 2 की पावर 5 माइनस 4/3। t के स्थान पे आप रखेंगे रूट में x प्लस 2, रूट में x प्लस 2 की पावर कितनी है 3 है एंड प्लस से। अब आप यहाँ अगर आंसर, तो फाइनली इसी को आप बोल सकते हैं, और मुझे आंसर के बारे में पता भी नहीं आंसर कितना आ रहा है। तो अगर आंसर आपको मिलाना है तो चलिए और इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, एक स्टेप और। यहाँ से आपने कॉमन लिया 2 रूट में x प्लस 2 की क्यूब, 2 रूट में x प्लस 2 की क्यूब। तो यहाँ क्या बचेगा 1/5 और यहाँ 5 था, तो ये आपका हो गया x प्लस 2
की पावर 2 और यहाँ -2/3 और यहाँ आपका बस, और ये फाइनली यहाँ पे C। तो ये आप इसका आंसर हो सकता है, या हो सकता है कि आंसर कुछ और दिया हो। तो आंसर देख के आप ये मत समझिएगा कि आंसर मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं तो आंसर देख नहीं रहा हूँ, मुझे आंसर के बारे में पता भी नहीं है। तो लेकिन जो भी अपना काम हुआ है ये बिल्कुल परफेक्ट है और हमारा आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलेंगे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8। अभी हमने 8 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया है। तो हमारे पास है x रूट में 1 + 2x² dx। तो अब यहाँ अगर आप देखें तो अगर आप 1 + 2x² को t लेट करें, लेट 1 + x² = 2x² = t। तो ये पहला स्टेप होता है। दूसरे स्टेप में हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। तो हम इसको x के रिस्पेक्ट में दोनों पक्षों को क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा dt/dx। तो dx और dt में क्या रिलेशन आया, dx = dt/4x। ये हमारा dx और dt का रिलेशन है। अब यहाँ से, लेकिन इससे पहले अब आपको x को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा t के फॉर्म में। तो x को अगर आपको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर आप x को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा, 2x² = t-1। तो x² = t-1/2। तो x = √t-1/2 ये हो जाएगा। तो x के स्थान पे हम रखेंगे 1/√2 को बाहर कर सकते हैं पहले ही, और यहाँ हमारा हो जाएगा √t-1। और 1 + x² के स्थान पे हमने क्या किया था, t। तो ये भी हो गया हमारा √t। और ये हमारा हो गया dt/4x। तो वैसे हमें यहाँ सब्सटीट्यूट नहीं करना, x की वैल्यू को t के फॉर्म में चेंज नहीं करना चाहिए था। हमने यहाँ ये स्टेप बेवजह कर दिया, इसको करना नहीं चाहिए था। इसको हम 1 मिनट के लिए हटा रहे हैं। ये इतना स्टेप किसी काम का नहीं है, इसको छोड़िए। यहाँ आगे से देखेंगे हम। अब हम x को ऐसे ही रहने देंगे और 1 + 2x² को हमने t लेट किया है। तो ये हो गया हमारा √t और ये अब हमारे पास क्या है, dt/4x। तो x से x कैंसिल हो गया। अब आपको क्या मिला, 1/4 t⁻1/2 dt। तो अब इसको करेंगे अगर आप, तो 1/4 t⁻1/2 + 1/1/2 + 1 + c। 1/4 t⁻3/2 × 2/3 + c। इंटू में है तो ये हो गया /2। तो ये हो गया 1/6 और t के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 1 + 2x²। 1 + 2x² की पावर 3/2 + c। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 2 √x² + x + 1 dx। तो ये आपका होमवर्क है, प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है। इसको आप करेंगे स्वयं से। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
x माइनस रूट एक्स डी एक्स। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 को आप चाहे टी लेट कर लीजिएगा या टी स्क्वायर लेट कर लीजिएगा, जो भी आपको सूटेबल लगे। उसके बाद आप सवाल को हल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन हम देखेंगे। यहाँ हम अगर देखें तो रूट एक्स यहाँ भी है, तो हमने रूट एक्स कॉमन ले लिया। यहाँ बचा हमारा रूट एक्स और यहाँ -1 और ये रहा आपका डी एक्स। तो रूट एक्स -1 को अब यहाँ आप टी लेट कर लीजिए। लेट -1 इज इक्वल टू टी। अब सेकेंड स्टेप में दोनों ही पक्षों का हम अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन 1/2 रूट एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स और डी टी में जो रिलेशन मिला है आपको वो है 2 रूट एक्स डी टी। 2 रूट एक्स डी टी ये आपका रिलेशन है। अब देखिए सवाल में आप सब्स्टिट्यूट कीजिए। 1/रूट एक्स और रूट एक्स -1 के स्थान पे हम रखेंगे t और dx के स्थान पे हम रखेंगे 2 रूट एक्स इंटू डी टी। तो रूट एक्स कट जाएगा और 2 आपका बाहर निकल जाएगा और ये है 1/t डी टी। तो 1/t डी टी क्या होता है? log t प्लस c। अब t की वैल्यू आप रख दीजिए 2 log रूट एक्स -1 प्लस c। यह है आपका आंसर। आज के लिए इतना पर्याप्त है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ और तब तक आप अपना काम आगे बढ़ाते रहिए, क्वेश्चंस को करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 11 से हम नए लेक्चर की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए अलविदा।